आज हमें करना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो आज हमें बेसिकली करना है न्यूक्लिक एसिड। इसका लेक्चर मैंने बनाया था तो पूरा फिर वही रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मेमोरी भर गई थी। तो चलिए, ये सब तो वैसे ही फालतू लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। यानी न्यूक्लिक एसिड में 5 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। केवल ये 5 होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है इसमें आपको सल्फर दे दे और पूछे बताओ इनमें से कौन सा नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। इनका रोल क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का? तो न्यूक्लिक एसिड का रोल होता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। जो भी आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं उनका जो ट्रांसमिशन है, हेरिडिटरी कैरेक्टर आपको पता ही है कि भाई आंखें फादर पे गई हैं, नाक मुंह, मतलब देखने में आप फादर मदर से आपको जो भी मतलब यू लुक लाइक योर फादर और मदर, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर हो गया। और दूसरा काम होता है इसका बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। दूसरा काम इसका क्या होता है? बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, दूसरा क्या होता है? बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, अब देखो होता क्या है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड होती है न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड होती है न्यूक्लिक एसिड में, वो प्रोग्राम करती है स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्रोटीन्स। और इंजाइम्स भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड इन न्यूक्लिक एसिड प्रोग्राम्स द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्रोटीन्स इंक्लूडिंग इंजाइम्स। ठीक, इंजाइम क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं क्या? ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंजाइम क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं क्या? ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब देखिए 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक डीएनए, डीएनए का फुल, आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड से हमने क्या किया? डीऑक्सी कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन हटा दिया। राइबो न्यूक्लिक एसिड से हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब जैसे प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड भी क्या होते हैं? बायोपॉलीमर्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? दे ऑल आर बायोपॉलीमर्स। ठीक, अब देखो इनका जो मोनोमर बेसिकली होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और जो पॉलीमर बनता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, जो इनका मोनोमर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? 3 चीजें होती हैं। एक नाइट्रोजन का बेस होगा, एक 5 कार्बन की शुगर होगी, पेंटोज, और फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? 3 चीजें। क्या बताओ? एक नाइट्रोजन का कोई बेस, दूसरा 5 कार्बन की शुगर, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। लिखो, अभी तक जो कराया लिखो। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? नाइट्रोजन का एक बेस, एक कंपाउंड नाइट्रोजन का जो कि एक्ट करता है बेस की तरह, एक 5 कार्बन की शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, अब सोच, ठीक है भाई। अब देखो जो नाइट्रोजन का बेस होता है वो कैसा होता है? हेट्रोसाइक्लिक। जो नाइट्रोजन का बेस होता है वो कैसा होता है? हेट्रोसाइक्लिक। उसमें क्या होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा नाइट्रोजन इन स्केलेटन। और इसमें नाइट्रोजन बेस है ना, तो बेस का मतलब क्या है? जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं वो नाइट्रोजन एक्ट करता है किसकी तरह? लुईस बेस की तरह। जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है वो एक्ट करता है किसकी तरह? लुईस बेस की तरह।
तो नाइट्रोजन बेस क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक, 2 या 2 से ज़्यादा नाइट्रोजन इन स्केलेटन, और लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एक्ट्स एज लुईस बेस। तो देखो 2 टाइप के नाइट्रोजन के बेस होते हैं, एक पिरिमिडीन और एक प्यूरिन। पिरिमिडीन कैसे बनता है, देखो ये देखो बना रखा, मैं फिर से एक बार बना रहा हूँ जिससे आपको तसल्ली है। ये देखो ये हो गया क्या, पिरिमिडीन। इसमें इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, नंबरिंग यहीं से चालू करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो प्यूरिन बेस। तो प्यूरिन क्या होता है, देखो पहले ये बनाया, फिर ये देखो ये बना, ठीक है। अब डबल बॉन्ड लगाओ भाई, 1 2 ये 3, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो। ये देखो ये पिरिडीन होता है और ये क्या होता है, प्यूरिन, ठीक है। इसमें भी नंबरिंग यहीं से चालू करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, पहले ये वाली रिंग, फिर देखो 7 8 9, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई पिरिमिडीन से मिल इसके डेरिवेटिव्स और इसके डेरिवेटिव्स। तो हेडिंग डालो ए, पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखो पहला 2 OH लगा दो, हमने क्या किया, 2 OH लगा दिए, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, यूरेसिल, 2 OH लगाए। अब इसका टॉटोमराइजेशन करा दो, तो नाइट्रोजन पे H आ जाएगा, नाइट्रोजन पे H आ जाएगा, ये कीटो फॉर्म है यूरेसिल का, ठीक, यूरेसिल। अब एक, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा देखो, दो OH लगाए थे तो यूरेसिल, अब यहां पर NH2 लगा दो, ये क्या हो जाएगा, साइटोसिन। ये 2 OH तो यूरेसिल और ये क्या हो गया, साइटोसिन। इसका टॉटोमेरिक बना दो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो नॉर्मली हमें यही वाले लेने हैं, टॉटोमर, ठीक। ये आपको केवल बता रहा हूँ, डायरेक्टली आपको ये याद कर पाओ तो ये याद कर लो, इससे आसान पड़ता है थोड़ा, ठीक। अब देखो थाइमीन, अब पहले वाले में ही पहला वाला क्या था, यूरेसिल, यूरेसिल में क्या था, OH था, एक CH3 और लगा दो बस, तो क्या बन जाएगा, थाइमीन। ये देखो एक हमने क्या लगाया, CH3, यहाँ पे हमने क्या चेंज किया था, NH2, यहाँ पर हमने यूरेसिल में क्या लगा दिया, CH3, ऑटोमर बना लो इसका। फिर से देखो ये यूरेसिल है,
ये साइटोसिन है, ये क्या है भाई, थाइमीन। ठीक, अब इन तीनों को बना के देखो बगैर देखे 2 से 3 बार। पहले तो 2 बार ये बनाओ, पिरिमिडीन और प्यूरिन, और फिर ये तीनों बनाओ, तभी याद होगा, वरना याद नहीं होगा। ये बनाओ बेटा, बगैर देखे बना के देखो इसको। ठीक है, बना के देख लिया आपने। अब देखो, अब देखो प्यूरिन डेरिवेटिव, ये तो हमने पिरिडीन कराया था। अब देखो प्यूरिन के, ये देखो ये पिरिमिडीन था। अब देखो यहाँ पर एक NH2 लगा दो, सर ये प्यूरिन था, यहाँ पर एक NH2 लगा दो, तो ये क्या हो गया, एडिनिन। ठीक, यहाँ हेडिंग डाल लेना प्यूरिन डेरिवेटिव। अभी हमने देखो क्या पढ़ा, पिरिमिडीन डेरिवेटिव, अब हेडिंग डालो प्यूरिन डेरिवेटिव, प्यूरिन डेरिवेटिव, ये हो गया एडिनिन। ठीक, अब यहाँ देखो NH2, यहाँ पर OH। ठीक, तो अब देखो ये क्या हो गया, गुआनिन। ठीक है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। पांचों के स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है, खास करके जेईई मेंस और नीट में। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यहाँ पर आप पॉज करिए वीडियो, पांचों स्ट्रक्चर 2 से 3 बार बनाइए, जब तक आपका पक्का ना हो जाए। जब तक पक्का ना हो जाए आप इसको आगे मत बढ़िए, इस वीडियो को पॉज करिए, पांचों स्ट्रक्चर बनाइए, जब पक्का हो जाए तब आगे बढ़िए। ठीक है, पांचों स्ट्रक्चर पक्के हो जाए तब आगे बढ़िए। ठीक, अब देखो डीएनए में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं। डीएनए में भी 4 होते हैं और आरएनए में भी 4 होते हैं। ठीक है, एक तरीका याद करने का इसका कैट जी, कैट यानी बिल्ली, बिल्ली जी। ठीक, बिल्ली जी, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो ऑर्डर में याद करना चाहो कि पहले हमने यूरेसिल पढ़ा था, फिर साइटोसिन पढ़ा था, फिर थाइमामीन पढ़ा था, अगर इसके ऑर्डर में याद करना चाहते हो तो दूसरा तरीका है। एक तो कैट जी, फिर दूसरा तरीका है सी टैग। सी मतलब देखो क्या, देखो टैग। जैसे आपको पता होगा फास्ट टैग आजकल मैंडेटरी है कार में। कार में अगर आपको जाना है तो जो टोल होता है, टोल पे आपको एक फास्ट टैग लगा होना चाहिए। तो फास्ट टैग की बजाय सी टैग,
डीएनए में देखो टैग को, सी टैग। सी टैग का फायदा क्या है, अगर ऐसे याद करोगे तो ऑर्डर में आएगा। ये देखो सी टी ए जी। अच्छा, ये दोनों में ही होते हैं, डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं, ये याद रखो, ये तो आसान पड़ जाएगा। ये डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं, दोनों में 4 होते हैं, तो ये दो तो दोनों में ही कॉमन है। तो ये डीएनए याद कर सकते हो सी टैग से। अब बताओ सी फॉर क्या हुआ, साइटोसिन। साइटोसिन, टी से थाइमीन और एडिनिन और गुआनिन। आरएनए में कौन से होते हैं, 4। ठीक है, तो ये देखो सी टैग है, तो इसमें सिर्फ ये होता है टी की जगह यू। सी की जगह क्या हो जाता है, यू। ठीक, अगर इसको हम याद करेंगे तो सबसे पहला यू पढ़ा था, यूरेसिल। ठीक है, सी की जगह यू होता है। ठीक, तो अब इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, यू कैग। 2 तरीके हैं, या तो ये याद कर लो कि इसमें टी की जगह यू होता है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको याद कर लो कैसे, यू कैग। कैग आपको नहीं पता होगा, कैग मैं आपको याद दिलाता हूं, CAG। कैग होता है इंडिया का सबसे बड़ा, ये समझ लो जैसे इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं कि छापा मारते हैं, किसके ऊपर, हम लोगों के ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर। इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं हम लोगों के ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर, ये देखने के लिए कि कोई बेईमानी तो नहीं हो रही है टैक्स में, हमने कोई बेईमानी तो नहीं की। इसी तरह भाई सरकार है, जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में भी तो जो मिनिस्टर लोग हैं ये भी तो बेईमानी कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। तो इनकी चीटिंग कौन देखता है, इनकम टैक्स वाले नहीं देखते। मतलब सरकार ने क्या बेईमानी की वो कौन देखता है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे आपने सुना होगा 2G घोटाला, कि 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, 2G स्कैम सुना होगा, या कोल स्कैम, या ये समझो जो भी स्कैम आता है, स्कैम का पता सरकार, अगर सरकार मान लो PM कुछ गलत करे तो कौन बताएगा उसको कि उसने बेईमानी करी, उसने घोटाला किया, वो बताएगा CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यू कैग ऐसे याद कर लो। ठीक है, यू से यूरेसिल और टी की जगह यू, ये बस आपको याद रखना है, यूरेसिल। सी से सिस्टोसिन, और फिर AG तो आपको पता ही है, एडिनिन और गुआनिन। ठीक, अब हम याद कैसे रखेंगे इसको, देखो अब रटना ही पड़ेगा भाई। यूरेसिल में पहले 2 OH थे, मतलब रटना ही पड़ेगा आपको ये 5। ठीक है, ये 5 आपको रटने पड़ेंगे। ठीक, किसमें कौन सा होता है, दिस यू हैव टू लर्न। अब देखो, तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी इसमें न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। क्या, एक नाइट्रोजनस बेस, तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, दूसरा एक 5 कार्बन की शुगर, तो देखो भाई 5 कार्बन की शुगर देखो, तो 5 कार्बन की शुगर हम देखेंगे पेंटोज। ठीक है, दूसरा लिखो 5 कार्बन की शुगर। यहाँ पे 5 कार्बन की शुगर हम कौन सी लेंगे, पेंटोज, मतलब पेंटोज मतलब हम यहाँ क्या लेंगे, राइबोज। तो हमें बनानी है बीटा डी, तो डी बनाने के लिए आपको बताया था इसको ऊपर करो,
बीटा बनाने के लिए आपको बताया था OH ऊपर करो, ये और ये सेम साइड, बीटा डी राइबोज। अब इसमें क्या होता है, HOH नीचे होते हैं, ये OH नीचे होते हैं, ये याद रखो। मैं सुंदर बनाना देखने में ऐसे करता हूँ, 3D लुक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बीटा डी राइबोज। ठीक, ठीक है। अब ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, अब ये तो राइबोज है। ठीक, ठीक है, तो ये होता है आरएनए में। ठीक है, ये देखो, ठीक। अब देखो यहां पर क्या आ जाता है, HH। ठीक है, ये देखो ऑक्सीजन नहीं है यहां पर, यानी ये क्या हो गया, डीऑक्सी, इसीलिए ये क्या हो गया, बीटा डी डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो ये डीऑक्सी राइबोज किस में होता है, डीएनए में, और बीटा डी राइबोज किस में होता है, आरएनए में। ठीक है ना, देखो 2 चीजें हो गई। देखिए तीसरी चीज क्या थी, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4। H3PO4 क्या करता है, देखिए एक तरीके का बेस को शुगर के साथ कंबाइन कराता है। ठीक है, मतलब बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर कंबाइन होते हैं तो क्या देते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस वाटर। तो न्यूक्लियोसाइड, पहले तो आपने न्यूक्लियोटाइड लिखवाया था, हाँ न्यूक्लियोटाइड नहीं बना अभी क्या बनेगा, बेस प्लस शुगर से न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, बेस प्लस शुगर से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। यहां पर H3PO4 क्या काम करता है, कैटलिस्ट का। ठीक, फिर न्यूक्लियोसाइड से H3PO4 रिएक्ट करेगा, यहां पे कैटलिस्ट का भी काम करेगा, रिएक्टेंट का भी, और फिर आपको देगा न्यूक्लियोटाइड, पहले साइड फिर टाइड, और फिर इसका पॉलीमराइजेशन होगा और आपका बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो कि हमारे क्या थे, न्यूक्लिक एसिड। कैसे याद रखोगे कि पहले न्यूक्लियोसाइड आता है कि पहले टाइड आता है, भाई LMNO PQRST, अल्फाबेटिकली पहले S आता है, तो बस याद रखो पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड, फिर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब मान लीजिए हम राइबोज ले लें, बीटा डी राइबोज, ये देखो डी लिया है तो ये ऊपर, बीटा लिया है तो ये ऊपर, बाकी दोनों जगह OH नीचे। ठीक, अब जो भी बेस है, ये देखो ये देखिए, ठीक, तो याद करो ये कौन सी पोजीशन थी, याद करिए ये 9 पोजीशन थी।
ठीक है। मान लीजिए एडेनिन ले लेते, तो एडेनिन में यहाँ पर NH2 होता था, ये वाटर निकल जाएगा, ये देखो, ये बेस की तरह ऐड करेगा और ये वाटर निकल जाएगा यहाँ, ठीक है, वाटर निकल जाएगा और क्या बना लो प्रोडक्ट पे, ये देखो, ये बना, ठीक है। ये तो वैसे ही रहेगा, HOH HOH H, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, नाइट्रोजन, ये देखो, ये बन गया, प्लस वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था भाई, राइबोज, ये क्या था, शुगर, ठीक। ये क्या था, बेस, तो शुगर प्लस बेस, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अभी एडेनिन था तो ये बनेगा एडेनोसिन, ठीक है, ये बनेगा एडेनोसिन, ठीक, ठीक है। तो ये यही वाला नाइट्रोजन जो है वो बेस की तरह ऐड करेगा, ध्यान रखना, 9 पोजीशन वाला। तो ध्यान रखो फिर से, ये बेस प्लस शुगर, क्या देते हैं, न्यूक्लियोसाइड, टाइड नहीं, साइड, अभी न्यूक्लियोटाइड बना है, ठीक। जो प्यूरीन बेस हो, जो पिरिमिडीन बेस होते हैं, पिरिमिडीन बेस होते हैं, वो पोजीशन 1 पे से अटैक करते हैं, ध्यान रखना। और जो प्यूरीन बेस होते हैं वो पोजीशन 9 से अटैक करते हैं। पिरिमिडीन बेस होता है वो पोजीशन 1 से अटैक करता है, और जो प्यूरीन बेस होता है वो पोजीशन 9 से अटैक करता है, ठीक। अब देखो, न्यूक्लियोसाइड प्लस H3PO4 गिव्स न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ठीक। न्यूक्लियोसाइड क्या था, याद करो, बेस प्लस शुगर, ठीक है। अच्छा, जो न्यूक्लियोसाइड होगा वो C5 कार्बन से ही रिएक्ट करेगा, ध्यान रखना, ठीक, C5 कार्बन। देखो जैसे ये है, जैसे, ठीक है, ये दिखाइए अप, ये डाउन, ठीक। यहाँ पर NH2, ये HOH,
HOH, ये बीटा डी है, ये CH2OH था, और इधर क्या था H3PO4। तो ये वाटर निकल रहा है, ठीक है, ये उल्टा बना दिया, मतलब ये वाटर निकलेगा यहाँ से OH और यहाँ से H, ठीक। तो देखो ये वाटर निकल के क्या बन जाएगा, ये क्या है H3PO4, ये क्या है न्यूक्लियोसाइड, ठीक। तो देखो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये देखो HOH HOH HCH2 ये बन गया। बनाओ फटाफट, बगैर देखे बनाओ जिससे फटाफट बने, तुम्हारा हाथ चले। न्यूक्लियोसाइड था, तो अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। और ये देखो ये 5th कार्बन था, 1 2 3 4 5th, तो न्यूक्लियोसाइड का कौन सा कार्बन आता, 5th, तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। इसका नाम क्या होगा, इधर से देखो एडिनोसिन, फाइव डैश, ये 5 है, 5th कार्बन था, ये वाला 5th कार्बन है। फॉस्फोरिक एसिड, भाई ये पूरा एडिनोसिन था, ठीक, ये एडेनिन था पहले, ये एडिनोसिन बना, अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। तो ये देखो ये एक तरीके से यहाँ पर कौन सा लिंकेज हो गया, एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एस्टर लिंकेज। अब यही न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, लिखो, दिस न्यूक्लियोटाइड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DNA और RNA। This nucleotide is building block of DNA और RNA, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, मोनोमर। इनका क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक, कंडेंसेशन पॉलीमर, और क्या बन जाता है उससे, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो अब देखो ये एक तरफ तो हो गए, अब नीचे की साइड कैसे ये लिंक करेंगे, देखना ध्यान से। जैसे ये मान लो शुगर, शुगर से ये बेस जुड़ा है, तो शुगर से ये बेस किस कार्बन से जुड़ा है बताओ, शुगर से ये बेस जुड़ा था पहले कार्बन के OH से, 1st कार्बन। यहाँ कौन सा कार्बन था, 5th कार्बन, ठीक। अब ये देखो फिर से शुगर दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा, अब ये किसके साथ जुड़ेगा, 3rd कार्बन के साथ, 1st के साथ इधर, 3rd के साथ नीचे, 5th के साथ इधर। ये देखिए, अब इसमें ये देखिए, ये पहला कार्बन है, पहले कार्बन से क्या जुड़ा है, बेस। ये देखो 1st कार्बन है, इससे बेस लगा हुआ है,
ये 5th कार्बन है, और ये H3PO4 ये तो हमने बताया ही था। अब ये देखो ये 3rd कार्बन से नीचे की साइड आया, 3rd कार्बन से, ये देखो फिर से ये आया, ये वाला किससे जुड़ा है? 5th से, ठीक। फिर ये देखो ये वाला 5th से जुड़ा है, ठीक है, ये बनाओ स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला ये 5th से जुड़ा, फिर ये ऐसे बना, फिर ये नीचे बनता चला गया, समझे ना? ये देखो ये फिर ये किससे जुड़ा? इसके 5वें कार्बन से, इधर पहले कार्बन से, इधर 3रे कार्बन से। इसको थोड़ा साइड हटा हटा के ये देखिए ये बनाइए आप, ठीक है। इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक। ये इमेज भी मैं भेज दूंगा, ये बनाइए आप कॉपी में, बगैर देखे बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो ये देखिए, फिर से देखिए, कि शुगर चाहे राइबोज रहे चाहे डीऑक्सी राइबोज, शुगर और बेस के साथ H3PO4 एज कैटलिस्ट, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। पहले अल्फाबेटिकली S आता है, बाद में T आता है, तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और इसका क्या, न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो क्या बन जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो क्या हो जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक। 8 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 4 डीएनए में, 4 आरएनए में। देखो अब आरएनए आपको बताया था यू कैग होता है, यूरोसिल प्लस राइबोज। अब ध्यान रखना आरएनए में राइबोज रहेगा और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज रहेगा। तो यूरेसिल प्लस राइबोज, तो क्या बनता है? यूरेडिन। ये क्या चीज है? पहला वाला जो बना न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड। इधर वाले क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स, और इधर वाले क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक। अब यूरेडिन से क्या बना? यूरिडाइलिक एसिड। यूरेडाइन से क्या बना? यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है। इसी तरह साइटोसाइन प्लस राइबोज, तो क्या बना? सिस्टीडीन प्लस H3PO4। साइटोसाइन प्लस राइबोज क्या बना? सिस्टीडीन प्लस H3PO4। तो सिस्टीडीन प्लस H3PO4 से क्या बन जाएगा? सिस्टीडाइलिक एसिड, सिस्टीडाइलिक एसिड, ठीक है। एडेनिन प्लस राइबोज, तो एडेनोसिन। एडेनोसिन से क्या बन जाएगा? एडेनिलिक एसिड। ग्यूनिन प्लस राइबोज, तो क्या बन जाएगा? ग्यूनासिन प्लस H3PO4। ग्यूनासिन प्लस H3PO4, तो क्या बन जाएगा? ग्यूनेलिक एसिड, ठीक। अब डीएनए में देखो, एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट। फॉस्फेट वही H3PO4, उससे H प्लस हटा दो तो फॉस्फेट हो गया, तो एडेनोसिन फॉस्फेट। इसी तरह थाइमीन क्या बनाएगा? थाइमेडाइन फॉस्फेट। साइटोसिन क्या बनाएगा? साइटोसाइन फॉस्फेट। ग्यूनिन क्या बनाएगा? ग्यूनोसिन फॉस्फेट। लिखिए ये सारे, ठीक है। लिखो फटाफट। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो लिखो
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो भाई जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, का कंप्लीट स्ट्रक्चर, अब अगर हमें अमीनो एसिड का जानना है, ठीक है, तो 3 लेवल में स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और टर्शरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक, 3 लेवल में स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है किसी भी अमीनो एसिड का, तो लिखो ये बताता है नंबर एंड सीक्वेंस, number and sequence of amino acids in its polypeptide chain। जैसे हमारे लिए पॉलीपेप्टाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड चेन बोल रहे हैं उसको। अभी जो एक स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाया था, ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये आपको बता रहा है कि भाई स्ट्रक्चर मतलब लिंकेज कैसा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे लिंकेज क्या है, किससे क्या जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दिस इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो चाहो तो यहाँ फिर से बना लो, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लोगे, प्रैक्टिस ही हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा क्या था, देखो, शुगर, बेस और ये देखो इस तरीके से था। ये था हमारा मोनोमर प्राइमरी स्ट्रक्चर का, ठीक। ये देखो शुगर, बेस, शुगर, बेस, ठीक। अब देखो ये इधर किससे जुड़ा था, C1 से, याद करो, इधर C5 से और नीचे C3 से। C1 से, C3 से, सॉरी C5 से, C3 से, ठीक। अब देखो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 3D में एक तरीके से ये किस तरह से अरेंज है, इसका फिजिकली 3D में किस तरीके से है। तो लिखो मतलब इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से 3 डायमेंशन में। तो लिखो द अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन in 3 dimension is known as secondary structure, ठीक है।
लिखो द अरेंजमेंट इज फिक्स्ड जनरली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द अरेंजमेंट इज फिक्स्ड जनरली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर लाइन चेंज करके लिखो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, secondary structure gives information about A, about the manner in which protein chain is unfolded, about the manner in which protein chain is folded and bent, किस तरीके से फोल्डेड है, कहाँ पे मुड़ी है, कहाँ पे क्या है। ठीक। दूसरा अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड्स, जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं, विच स्टेबलाइजेस दिस स्ट्रक्चर, विच स्टेबलाइजेस दिस स्ट्रक्चर। तो जनरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का दो तरीके का होता है, या तो वो होता है हेलिक्स, ठीक, या तो वो होता है हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, या वो होता है बीटा प्लीटेड शीट्स। हेलिक्स हो गया ये इस तरीके से, ये हो गया हेलिकल, और इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता था हमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें ये बताता था, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, अमीनो एसिड बोल लो, प्रोटीन्स बोल लो, या न्यूक्लिक एसिड बोल लो, कि बॉन्डिंग कैसे कैसे कहाँ पर है, क्या सीक्वेंस है बॉन्डिंग का, कौन सा कंपाउंड पहले आ रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल बाद में आ रहा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये बताता है कि ये जो चेन है हमारी, ठीक है, बड़ी सी जो चेन बन रही है, इसका 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट किस तरीके का है, इसका 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट किस तरीके का है और क्यों है। और क्यों है मतलब क्यों होगा क्यों किस तरीके से, क्योंकि उसमें कोई ना कोई टाइप की बॉन्डिंग होगी, ठीक है। 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट क्यों होगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तरीके की क्या होगी, केमिकल बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो वो बॉन्डिंग किस तरीके की है और उसमें इंटरेक्शन फोर्सेस कौन से हैं, तो ये देखो। तो जनरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, एक होता है हेलिकल फॉर्म में और एक होता है इस तरह से बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक। तो अब हमें देखना भाई कि हमारा जो डीएनए आरएनए है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक। तो देखो एक साइंटिस्ट था विल्किंसन, नाम याद होना चाहिए, विल्किंस, ठीक। उसने 1953 में क्या बोला, एक्सरे स्टडीज से, कि इसके पास क्या है, कि डीएनए मॉलिक्यूल कैसा है, हेलिकल फॉर्म है, हेलिकल को स्पाइरल भी बोलते हैं, हेलिकल फॉर्म है। और हेलिक्स में क्या है, हेलिक्स कंटेन्स 2 ट्विस्टेड ट्विस्टेड मतलब इंटरवाइंड, एक दूसरे में तार की तरह, स्ट्रैंड्स मतलब एक्सट्रीम्स, मतलब कि जैसे दो तार नहीं होते बिजली के 2 तारों को आपको करना होता है तो आप कैसे करते हो, देखो आप इस तरह से लेते हो, बिजली के 2 पार्ट सोच के देखना, ऐसे लेते हो और फिर इसको ऐसे 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 करते चले जाते हो, बताओ ऐसे करते हो कि नहीं, सोच के देखो। जैसे बिजली के तार लिए आपने यूँ, ठीक, फिर आप इसको कैसे ज्वाइन करते हो, देखो यूँ लिए बिजली के तार, आपने ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, ये देखो
इंटरट्वाइन हो रहे हैं, सोच के देखो, इस तरह से बन रहे हैं तार। अरे यार मैं कैसे बनाऊं, रुको, ये नहीं, ये देखो इस तरह से हो जाते हैं, है कि नहीं। ये एक तार हो गया, ये दूसरा तार हो गया, तो दोनों तार क्या हो गए, इंटरट्वाइन। ये एक क्या हो गया, हम बोलेंगे स्ट्रैंड। ठीक, और इसने क्या बनाया, इस तरीके से है ये कि पिरिडीन का बेस के सामने क्या होता है, मतलब पिरिडीन नहीं, पिरिमिडीन के सामने, पिरिमिडीन का जो बेस है इसके सामने क्या होता है, प्यूरीन का कोई एक बेस होता है। इसने बताया कि पिरिडीन के बेस के सामने प्यूरीन का कोई ना कोई बेस होता है, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो फोर्स है जिसकी वजह से ये इंटरट्वाइंड रहता है। तो पहले विल्किंस ने क्या बताया कि डीएनए क्या होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं उसमें, इस तरीके से। ठीक है, एक्सरे स्टडी का यूज़ किया था उसने, और उसने बोला 2 इस तरह से रहते, जैसे बिजली के 2 तार, ऐसे 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 आप कर देते हो। तो एक पिरिमिडीन बेस होता है, एक स्ट्रैंड में पिरिमिडीन के सामने क्या होता है, प्यूरीन, और उनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही वो फोर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी पोजीशन में फिक्स रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन में फिक्स रहते हैं। ठीक, तो उसके बाद देखो वॉटसन और क्रिक्स, इनको 1962 का नोबेल प्राइज भी मिला था इसीलिए। वॉटसन और क्रिक्स, इन्होंने क्या प्रपोज किया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। ठीक, इसने बोला कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। ठीक, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, जो कि चेन्स क्या होती हैं, ट्विस्टेड अलोंग अ कॉमन एक्सिस, जैसे बिजली के 2 तार। ठीक, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं, बट रन इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये 2 तार थे, ये ए हिस्सा था, ये बी हिस्सा था, तो उल्टा कर दो इसको। ठीक है ना, ये 2 तार, मान लो ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, इधर हमने क्या करा, ए सिरा कर दिया, और इधर वाला कौन सा कर दिया, बी सिरा। जैसे ये 2 पेन है, तो ये देखो ये दोनों अपोजिट रन कर रहे हैं। ये देखो, इसमें पेन टिप इधर है, इसमें टिप इधर है। देखो ये दोनों कैसे रन कर रहे हैं, दे आर रनिंग इन अपोजिट फॉर्म। ठीक ठीक, और ये होल्ड कैसे होते हैं, एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक, और साइटोसिन यूएनिन के साथ। ये एडेनिन थाइमीन के साथ बनाता है और साइटोसिन यूनिन के साथ। एडेनिन थाइमीन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और साइटोसिन यूनिन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये याद कैसे रखोगे, एप्पल फ्रॉम ट्री। ठीक, एप्पल फ्रॉम ट्री, एक तो ये तरीका हो गया। और डीएनए का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, बताइए याद करने का। इसको कैट जी से भी याद कर सकते हो। ये देखो कैट जी, CATG,
तो जब कैट जी से याद करोगे तो एप्पल फ्रॉम ट्री, दो बचे, तो ये दोनों ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। कैट जी से अगर याद करोगे CATG, तो दो हटा दो, C और G एक साथ हो गए कैट जी। तो A और T मिलते हैं, ये एप्पल फ्रॉम ट्री से याद कर लो, तो बचे हुए क्या हुए, C और G, ठीक है। तो ये करते हैं। अब उसने और क्या बोला कि इन दोनों के अमाउंट भी इक्वल होते हैं, मतलब ये जितना है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। अमाउंट ऑफ एडेनिन थाइनिन के इक्वल है और ये इक्वल है। इसका मतलब हो गया, ये देखो भाई, ये देखो, इसको ऐसे लिख लो। ऐसे क्यों लिख लो सर? अरे भाई मैंने, ये देखो, ये कौन से बेस हैं, एडोनेसिन और ग्यूनिन, बताओ। एडोनेसिन और ग्यूनिन ये कौन से वाले बेस हैं? ये देखो, एडोनेसिन कह रहा हूँ, एडेनिन और ग्यूनिन ये कौन से बेस हैं? प्यूरिन बेस हैं। ये कौन से बेस हैं? प्यूरिन बेस हैं। तो प्यूरिन बेस एक तरफ कर लिया मैंने, ये देखो, और पिरिमिडीन बेस एक तरफ कर दिए। तो वो क्या बोल रहा है कि जितना A है उतना ही T है, जितना ये है उतना ही ये है, यानी अमाउंट ऑफ A प्लस C क्या हुआ, प्यूरिन बेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन बेस, ठीक। इसको शायद चगफ रूल बोलते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, स्पेलिंग भूल गया हूँ, चगफ रूल बोलते हैं, ठीक। तो वॉटसन और क्रिक ने क्या बताया, पहले तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया, उन्होंने बोला 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इन दोनों में बेसेस होते हैं इस तरह से, ठीक, बेस इसमें निकला हुआ है, इसमें निकला हुआ है, ठीक है। और क्या होता है, बेसेस होते हैं, और जो एक प्यूरिन बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, पिरिमिडीन के साथ। तो एप्पल फ्रॉम ट्री, तो दूसरा बचा G और C, कैट जी। डीएनए को कैसे याद कर सकते हो, कैट जी, बिल्ली जी, ठीक। तो एप्पल फ्रॉम ट्री हो गया, तो दूसरा हुआ C और G, ठीक। तो ये अमाउंट, दोनों का अमाउंट भी इक्वल होता है, और इसको सम कर दो तो हम क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन बेसेस इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन बेसेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्यूरिन बेसेस इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन बेसेस। ठीक है। अब उसने क्या बोला कि जो एक स्ट्रैंड है, ठीक, एक स्ट्रैंड में, स्ट्रैंड क्या होता है, अरे यार मुझसे बनेगा ही नहीं, मान लो सिंपल सी बात समझ लो, ये तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, एक स्ट्रैंड, समझे ना। ऑब्वियसली मुझसे डायग्राम तो अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन एक जैसे वेवलेंथ बोल सकते हैं ना हम, अरे यार वेवलेंथ की तरह देखो इसको, ये एक वेवलेंथ हो गई, एक वेवलेंथ को ऐसे ऐसे आ रहा है स्ट्रक्चर, तो एक जो वेवलेंथ है उसको हम क्या बोल देंगे, एक स्ट्रैंड, ठीक। ये देखो कुछ इस तरह से बनता था डीएनए, बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो उसने क्या बोला कि जो एक स्ट्रैंड है,
पता नहीं कैसा बनेगा ये। इस तरह से डीएनए बनता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ ये फिर वापस आया, ये क्या हो गया, वन स्ट्रैंड, ठीक। ये क्या हो गया, वन स्ट्रैंड, ठीक है। एक स्ट्रैंड की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। एक स्ट्रैंड की कितनी लंबाई होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और ये मान लो एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये क्या है, इंटरट्वाइंड है, ठीक है। एक स्ट्रैंड की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब देखो तो लिखो लेंथ ऑफ वन स्ट्रैंड इज, पहले लिखो फिर डायग्राम बनाना, पॉइंट फॉर्म में लिख रहे थे ना यहाँ पे। लिखो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रैंड इज 34 एंगस्ट्रॉम। लेंथ ऑफ ईच स्ट्रैंड इज 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, आगे लिखो approximately there are 10 nucleotide units in each turn in each turn in one turn of each strand। ठीक, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बैकबोन ऑफ ईच न्यूक्लियोटाइड। बैकबोन क्या है, ब्रैकेट में लिखो कंसिस्टिंग ऑफ 2 डीऑक्सीराइबोज एंड शुगर यूनिट, सॉरी 2 डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट यूनिट। देखो बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड, बैकबोन का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ 2 डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट यूनिट, ब्रैकेट क्लोज, lies outside the helix of each strand, lies outside the helix of each strand, lies outside the helix of each strand। while the nitrogen bases, while the nitrogen bases in each strand lie at the center of the helix, lie at the center of the helix, lie at the center of the helix। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना बड़ा था, ये याद करो। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये आउटसाइड द हेलिक्स है, और ये जो बेस है नाइट्रोजन का ये इनसाइड द हेलिक्स है। इसको लिखो फिर से, ठीक है। और ये बना लो, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, आउटसाइड द हेलिक्स, और ये वाला हिस्सा जो है वो कहाँ है, इनसाइड द हेलिक्स। ठीक, यानी नाइट्रोजन बेस इधर होगा और शुगर फॉस्फेट इधर होगा। ये देखो नाइट्रोजन बेस इस साइड होगा और शुगर और फॉस्फेट इस साइड होगा। ठीक, नाइट्रोजन बेस इधर और शुगर और फॉस्फेट इधर, ठीक है। ये देखो इस तरीके से दिखा देते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये देखो
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैंड की 34 होती है और दो स्ट्रैंड, और इसमें कितने होते हैं 10, तो इसकी लेंथ कितनी हुई 3.4। ठीक है, तो अब इधर देख लो, मान लो इधर से आ रहा है टी, एप्पल फ्रॉम टी, तो इधर क्या होगा ए, कैट जी, इधर क्या होगा सी, मतलब सॉरी इधर होगा सी, इधर होगा जी। इस तरह से करते चलेगा। बुक की फिगर देखनी है, मैं बुक की फिगर दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ, और ये लेंथ कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी लिख लो। ये लेंथ कितनी होती है, मैक्सिमम चौड़ा कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये देखो बुक की फिगर। देखिए बुक की फिगर, देखिए भाई बुक की फिगर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखो, एक स्ट्रैंड है 34, ठीक, टोटल डिस्टेंस है 20 एंगस्ट्रॉम। ये देखो, तो एक्सिस से एक साइड तक की कितनी हुई 10, और इस तरह से ये देखो ये होता चला जाता है। ठीक है, सीक्वेंसिंग होती है, इधर इधर क्या बनते जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ठीक है। ठीक, अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो फिर से इसको ये दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये भी आपने लिखना है। ये देखो, ये इस पेन के इधर वाली ये शुगर यूनिट हो गई, ये डीऑक्सीराइबोस, फिर ये देखो फॉस्फोरस, डीऑक्सीराइबोस फॉस्फोरस, डीऑक्सीराइबोस फॉस्फोरस, ये शुगर यूनिट हो गई, ये शुगर यूनिट हो गई। तो ये दोनों कहाँ रहते हैं, आउटसाइड द हेलिक्स। और ये देखो एडेनिन थाइमीन के साथ, फिर ग्यूनिन साइटोसिन के साथ, फिर ग्यूनिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थाइमीन के साथ। बना लिख लीजिए, ये बना लीजिए। ठीक है, देखो फटाफट। ठीक है, अब देखो एप्पल फ्रॉम ट्री था, ठीक, एप्पल फ्रॉम ट्री था, तो इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एडेनिन और थाइमीन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक, और जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए ये पेयरिंग क्या होती है, मोर स्टेबल। ये पेयरिंग क्या होती है, लेस स्टेबल। लिख लो इसके बाद नोट करके, नोट इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अदर फोर्सेस मतलब फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अमंग बेसेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अमंग बेसेस are also responsible for, bracket close, are also responsible for stability
and maintenance of double helix, stability and maintenance of double helix। ये हो गया पहला नोट। नोट 2 लिखो, इंपॉर्टेंट। डीएनए हेलिक्स कैन बी राइट हैंड एज वेल एज लेफ्ट हैंड। डीएनए हेलिक्स कैन बी राइट हैंड एज वेल एज लेफ्ट हैंड। The beta conformation of DNA having the right hand helix, the beta conformation of DNA having the right hand helix is most stable। Next point, on heating, two strands of DNA separate from each other। On heating, two strands of DNA separates from each other। ये जो सेपरेट हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नोन एज मेल्टिंग। ब्रैकेट क्लोज। एंड ऑन कूलिंग दे अगेन हाइब्रिडाइज। ठंडा करने फिर से आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एनेलिंग। अब देखो क्वेश्चन, शो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्यूनिन एंड साइटोसिन, और दूसरा एडेनोसिन एंड थाइमिन। तो देखो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड 3 बनाने की कोशिश करते हैं इन दोनों में। ये देखो, ये देखो टॉटोमेरिक फॉर्म है यहाँ पर। ये NH2 था डबल बॉन्ड से, ये टॉटोमर बनाया है। ठीक, अब देखो ग्यूनिन, ये गलत है, एक सेकेंड फिर से बनाते हैं। देखो ठीक है, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, ये देखो, ये देखो 3 बने। ये क्या था? साइटोसिन, और ये क्या था? ग्यूनिन। बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, देख के 2-3 बार। ठीक है, अब देखो एडेनिन और थाइमिन का बनाता हूँ मैं।
ठीक, ये देखो एडेनिन में ये 2, ये क्या हो गया थाइमिन। तो ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब लिखो इन आरएनए, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हेलिक्स आर प्रेजेंट बट ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड, बट ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। देखो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो 2 फंक्शन होते हैं मेन, एक होता है रेप्लिकेशन, दूसरा होता है प्रोटीन सिंथेसिस। एक होता है रेप्लिकेशन, दूसरा होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये लेक्चर मैं बहुत टफ मानता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर है, तो ये आएगा आपको तब एग्जाम में, तभी कर पाओगे जब अच्छे से इसको रिवाइज करोगे, ठीक है भाई। थैंक यू।